थोड़ी आता है। हाँ मज़ा भी आता है, फ्रेंकली बोलूँ मज़ा आता है। मज़ा कहाँ आता है? इंटेलेक्ट की जब बातें होती है ना तब आता है, आइडियाज़ पे जब बात होती है। बाकी जैसे सुबह बायो पढ़ा रहते हैं अभी हम, हाँ जिसमें कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने को, तो सिर्फ आइडिया कहाँ चलते हैं कि इसका आंसर कैसे बना सकते हैं, वहाँ चलेगा। सो जलालुद्दीन फिरोज शाह या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, टाइटल हुआ करता था इनका पहला शाइस्ता खान, असली नाम था मलिक फिरोज। इसने कै उमर को हटा दिया था, कै उमर को कै खुसरो, कै उमर लास्ट है। तो बलबन का बेटा कौन था जिसको सबसे पहले बिठाया था? कै खुसरो था क्या वो? कैकुबाद के पहले कौन है? कै खुसरो। ओके, कैमूर को हटा देता है जो स्लेव डायनास्टी का लास्ट राजा था, सुल्तान था। इसके पहले ये कैकुबाद के टाइम पर कमांडर ऑफ ट्रूप्स बन जाता है, और साथ ही साथ में उसके पहले नसीरुद्दीन के टाइम पर ही वॉज गवर्नर ऑफ समाना एंड ही वॉज ऑल्सो हेड ऑफ बॉडी गार्ड, सर ए जानदार, सर ए जानदार, जानदार बॉडी गार्ड, जान यानी बॉडी, जानदार, अच्छा सर ए जानदार यानी जानदार यानी बॉडी गार्ड। वाह यार क्या क्या नाम होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये दीवान ए वकूफ को इंट्रोड्यूस करता है। दीवान ए वकूफ क्या है? सर्च करो दीवान ए वकूफ क्या है, काय के लिए था। नॉन टर्क है, ये याद रखना, ये टर्क नहीं है। क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसको बेवकूफ़ मत समझना, वकूफ़ और बेवकूफ़, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है। देन जो बलबन के एस्पेक्ट्स थे, जो हार्श सज़ाएं दिया करता था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसीज़ थी, उसको हटा देता है। इसके टाइम पर कारा का गवर्नर, मणिपुर का गवर्नर, कारा मणिपुर का गवर्नर छज्जू रिवोल्ट करता है 1290 में, कैप्चर कर लिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। बहुत सारे मंगोलों को ये कैप्चर करते हैं और उनको नया कन्वर्ट करा देते हैं, और नए कन्वर्जन जो होते हैं उनको नाम दिया जाता है नव आयद मुसलमान, न्यू मुस्लिम्स। हिंदी में बोला कर तू यार। है ना, एग्रीकल्चर से नहीं है क्योंकि वो तो कोही है और वो बाद में आएगा। और तुम मुझे भी कंफ्यूज जा रही हो क्योंकि मैंने भाई तुम पे विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। वो सही है, एक्सपेंडिचर पेपर मतलब पढ़ाई लिखाई वाला काम, लिखा पढ़ी। सही बात है। हाँ तो मैडम क्या मिला और हमने क्या सर्च किया था? मैंने सर्च नहीं किया था तो फिर ऐसे ही बोल दिया था कि एग्रीकल्चर है। दीवाने वकूफ वही लिखा है, दीवाने वकूफ में वही लिखा है एग्रीकल्चर। देखो सुनो, वो प्योर नहीं है, वो एग्रीकल्चरल से रिवेन्यू का सिस्टम है, रिवेन्यू से जुड़ा हुआ है। और कोई रिवेन्यू नहीं आता था, मैक्सिमम रिवेन्यू एग्रीकल्चर से आता था, इसलिए एग्रीकल्चरल रिवेन्यू का सिस्टम है। वो लिखा पढ़ी का काम है, टैक्सेशन का काम है। वक्फ अलग है। ओके ठीक है चलेगा। ये भैया जो थे बड़े शांत दिल के व्यक्ति थे, इतने अच्छे इंसान थे कि ये किसी को सज़ा देने में विश्वास नहीं रखते थे। क्या हो गया? कहाँ गलती से क्या हो गया? तो करना, वो अपन बैठे इसीलिए। तो कोई कलर पेन दूँ, स्केच पेन, पेंसिल? हाँ तो पेंसिल और दे देता हूँ, तो दीवार पे बना सकती है, बिल्कुल बना। अरे कोई बात नहीं, तू पेन से बना दे, तू वाटर कलर से बना दे, कोई चिंता नहीं, तेरे से बढ़ के क्या दीवार। एक चीज़ याद रखना, तुम आगे जब बच्चे होंगे तो बच्चों पे चिल्लाना मत कि ड्राइंग रूम में बैठ के चित्रकारी कर रहा दीवार पे। अगर उस बच्चे ने मुझे खबर दे दी तो तेरे को उल्टा टांग के मारूंगा मैं। बच्चा बड़ा कि दीवार बड़ी? अबे दीवार बड़ी मतलब मोहब्बत किससे ज़्यादा, प्रेम किससे ज़्यादा? वो सीख रहा है, वो एक्सप्रेशन दे रहा है और हम लोग उसको रोक देते हैं। चित्रकारी नहीं करना दीवार पे, होता है तुम्हारे भी होता है, तुम्हारे करते हैं चित्रकारी दीवार पे, करना चाहिए, बेहिचक होके करना, पुताई करवा लेना फिर से, और नहीं हो तो खुद से कर लेना, आसान है। ओके सो ये भाई साहब सज़ा देने में विश्वास नहीं रखते थे। बलबन का जो कामकाज था बड़ा सख्त था,
बोले नहीं यार किसी को सजा नहीं देना। बोले साहब इसने हत्या कर दी, कोई बात नहीं जेल में डाल दो। सिर्फ एक केस इनके टाइम पर होता है जब ये सुल्तान बनते हैं, सिद्दी मौला का। सिद्दी मौला एक बड़े पहुंचे हुए साधु संत थे और इनके किले की बाउंड्री के पास कहीं पर इनकी बैठक हुआ करती थी। दिल्ली वाले अपना तो कहीं भी मिल जाए एक हाथ उठाने वाला। कचौरी खाई थी? कौन सी दुकान की खाई थी? चटनी कौन सी डाली थी? अभी नहीं आया है। तुमने खाई थी कचौरी? तुम्हारे मास्क क्यों उतर गए? ऐसे उतर गए? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। तुम लोग एक लेटर लिख के दोगे। इसका तो लेटर, तुम्हारा भी लेटर नहीं है, इनके तो लेटर हैं बाकियों के। तुमने भी नहीं दिया क्या? है ना, एक लेटर लिख के दोगे। वो लेटर वहाँ टांगने के लिए चाहिए अपनों को कि हाँ हम जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर हम ही सब कुछ जवाबदार हैं, हम भी अपने लिए जवाबदार हैं। ओके, सो सिद्दी मौला का केस ये था कि वो लोगों ने इनके कान भरे कि साहब ये उठा पटक हो जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा, वहाँ पे सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो सिद्दी मौला को बुलाया जाता है, बोलते हैं कि बोले भैया ऐसा मत करो। वो सुधरते नहीं, फिर बुलाया जाता है, बोले मामला गड़बड़ है, अब आपकी जो है, बोले जो देना दे दो सज़ा। तो उसको हाथी के पैरों के नीचे सर को कुचलवा दिया जाता है। और ये कहा गया कि जैसे ही हत्या होती है दिल्ली में बहुत ख़तरनाक तूफान आया था इसी के साथ। अब वो मतलब मामला समझ सकते हैं, हम लोगों के सुपरस्टिशन आज के नहीं है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर तो बाद में आए थे। लेकिन यहाँ पर है ना, जो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि बड़ा लीनियंट था। अगर वो लीनियंट था तो एक छोटे से बच्चे की हत्या कैसे कर सकता था? बलबन के पोते की हत्या कैसे कर दी उसने? वो क्या लीनियंसी में नहीं आएगा? यानी राजपाट करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। सो आई हैव अ कंट्राडिक्शन ओवर दिस थिंग कि अगर आप उसकी इंटीग्रल वैल्यूज को देखोगे तो ये कहना कि वो पूरी तरह से लीनियंट है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। सुल्तान बनने के बाद उसने न्याय करने में जो सजा देना होती थी उसके अंदर उसने जरूर ये काम किया कि वो सजा नहीं देता था। सो वो बलबन के ऑपोजिशन में खड़ा हो रहा था। उसको थोड़ा सा अगर गहराई में सोच के देखते हैं तो, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं तो, इनकी एक पुत्री थी, बड़ी प्रिय पुत्री थी, और उसका एक जमाई था, मतलब उसका नहीं, इनका एक जमाई था, उस पुत्री का पति था, उसका नाम था अली, और बहुत गुर थे उसके पास, और ततैया यानी वास्प जैसा शास्त्र था। वास्प होती है ततैया, मधुमक्खी जैसी, वास्प कहते हैं अंग्रेजी में। तो अली गुरशास्प पूरा नाम था, जमाई। तो भाई साहब का बढ़िया मस्त मौला है, तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम ज़रा साउथ के अंदर गवर्नरशिप करो। तो ये साउथ में गवर्नरशिप आ जाती है इनके पास, और यहाँ से ये अटैक मारते हैं देवगिरी के राजा के ऊपर। देवगिरी के राजा के ऊपर से खूब सारा सोना चांदी लूटपाट करके वापस आ जाते हैं। खबर आती है इन तक, तो ये जलाल भैया बोलते हैं लेटर लिख के उसको कि यार तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पॉलिटिकल मामला है, इसकी परमिशन यहाँ से ले लिया करो। उधर से जवाब आ जाता है, मतलब अरे चच्चा तुम्हारे लिए तो कह रहे, भतीजा भी था उसका, चच्चा तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। बोला हाँ ये बात तो सही यार, वो भतीजा यार दामाद है अपना, आखिर इतना अच्छा दामाद मिला है। फिर क्या होता है कि फिर से चढ़ाई कर देता है, दूसरी बार दूसरी जगह लूटपाट मचा देता है। इनको लगता है बोले यार ऐसा थोड़ी करना चाहिए तुमको, जरा आओ मिलने। बीच में इनके कान भरे जाते हैं, और कान भरने वाला जो बंदा था वो षड्यंत्र रचता है। सो अली गुरशास्प अपनी फोर्स लेकर आता है, जलाल भैया जाते हैं, जलाल भैया के तंबू में लोग बोलते हैं, बोले वो फोर्स लेकर आया है, इतनी बड़ी सेना लेकर आया। बोला भतीजा है अपना, जवाई दिखाने लाया कि देखो चच्चा हम कितनी बड़ी फोर्स कर दी है। तो वहाँ पहुँचते हैं, अंदर कुछ बातचीत होती है। हिस्टोरियंस ने लिखा है कि वो बड़े गुस्से में बाहर निकलता है जलाल, एंड ही वॉज वेरी टॉल एंड वेरी हेफ्टी बिल्ट, बहुत ज़्यादा मैं से ऊंचा था, मेरी तरफ मत देखे टॉल में, हाँ। सो बहुत ज़्यादा लंबा था और भयंकर हैवी आदमी था। तो अलाउद्दीन यानी अली गुरशास्प के कहने पर, इशारे पर, एक कोई सज्जन इनकी तलवार से हत्या कर देते हैं, इसकी गर्दन को उड़ा देते हैं एक ही झटके में। तो हिस्टोरियंस लिखते हैं कि इसका बिना सर का धड़ 3-4-5 कदम चलने के बाद गिरा था, यानी इतने जोश में चल रहा था वो। अब फिर उसको मुंडी को उठाया जाता है, भाले के ऊपर टांगा जाता है, और सारा वो बेल्ट, जिस बेल्ट के अंदर ये पहले गवर्नर हुआ करता था, जहाँ इसके खूब डोमिनेंस था, उस एरिया में इसके मुंडे को घुमाया जाता है कि ये मर गया। और अली गुरशास्प टाइटल लेता है अलाउद्दीन खिलजी का और राजा बन जाता है। इसके टाइम पीरियड पर सिरी फोर्ट की इसने शुरुआत कराई थी। सिरी एक जगह है, सिरी फोर्ट। खुसरो को इसके टाइम पीरियड पर आमिर का टाइटल दिया गया था। देन
अगला जो अलाउद्दीन खिलजी आता है, ये अपना टाइटल लेता है सिकंदर सानी, बिकॉज इसकी दो इच्छाएं थी हिस्टोरियंस के हिसाब से। पहली इच्छा ये थी कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, क्या बनूंगा, और दूसरी इच्छा थी मैं अपना धर्म चलाऊंगा। तो लोगों ने कहा यार धर्म वरम छोड़ो, तो पहले तुम विश्व विजेता का सपना तो पूरा करो। बोले ठीक है विश्व विजेता बन जाते हैं, चलो विश्व विजेता विश्व के लिए निकलते हैं। बोले विश्व विजेता तो छोड़ो, पहले तुम इंडिया ही जीत लो। तो इंडिया को जीतने जाता है तो ये टाइटल लेता है सिकंदर सानी, सेकंड अलेक्जेंडर। अली गुरशाह नाम था, और इसके पहले इसको जलालुद्दीन ने आमिर तुजुक नाम का पोस्ट दिया हुआ था। अब इन्होंने जो काम करना शुरू किया तो सबसे पहले इकता को खत्म कर दिया, पहला काम इकता बंद। दूसरा बलबन के जो हार्श एस्पेक्ट जलालुद्दीन ने खत्म करे थे उनको ये कंटिन्यू रखता है, बिल्कुल खत्म हार्श एस्पेक्ट्स। फिर ये पहला सुल्तान कहा जाता है जिसने पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ अलग किया। ये पहला सुल्तान है जो विंध्यास को क्रॉस करेगा, लैंड रिवेन्यू को कैश में लेना चालू करेगा। पहले ये होता था कि हाँ भैया जितना भी है उसके बदले में आप अन्न दे दो, अनाज दे दो, वो वाला काम हुआ करता था। इसने कहा नहीं भैया आप तो अब कैश देना मुझको, आप ये माल बेचो और आधा पैसा मुझे दो। और इसने इस काम को पूरा करने के लिए जिस इच्छा से आप यहाँ सब बैठे हैं वो वाली पोस्ट बनाई कलेक्टर रिवेन्यू का, उसको कहते थे मुस्तखराज, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। सारी ज़मीनें, अब रेवेन्यू का काम है, रिफॉर्म है, तो सारी ज़मीनों को नपवा दिया इसने। और उसको नपवाने का जो तरीका था, जो मेजरमेंट लिया था, वो था बिस्वा। आज भी यूपी बिहार साइड में बिस्वा चलता है। हमारे यहाँ बीघा चलता है, बीघा स्टैंडर्ड नहीं बचा, लेकिन बीघा आज भी चलता है क्योंकि ट्रेडिशनल चला आ रहा है। इसी तरह से बिस्वा भी चलता है हमारे इंडिया में। ओके, बिस्वा चलता है। फिर जैसी लैंड होल्डिंग्स थी उसी तरह का टैक्स लेना चालू करता है कैश में। खासतौर पर दिल्ली वाला जो बेल्ट था, जो खालसा लैंड्स थी, उसके अंदर ये टैक्स जो वसूल करता है वो कैश में वसूल करता है, क्योंकि इसको सोल्जर्स को तनख्वाह देनी थी। फिर जितनी फ्री फंड की लैंड बटी हुई थी, चाहे वो रिलीजियस लैंड हो या किसी को दे रखी हो जिससे टैक्स नहीं आता था, वो सारी जब्त कर लेता है। ये काम अंग्रेजों ने भी किया था बाद में, सारी ज़मीनें ले ली थी, फिर धीरे धीरे वापस दी थी। तो लेते हैं देते हैं, लेते हैं देते हैं, एक राजा ले लेता है, फिर कोई दूसरा आता है तो दे देता है। पावर किसके पास कितना है, कौन कितना ज़्यादा सॉलिड है, उसके हिसाब की पॉलिसीज होती हैं राजाओं में, डेमोक्रेसी में नहीं। देन इसने 3 तरह के जो टैक्स थे उसमें बदलाव किए या लागू किए। जो खराज नाम का टैक्स हुआ करता था लैंड रेवेन्यू का, इसके अंदर 50% टैक्स फिक्स कर दिया खराज में। हाउस टैक्स शुरू करा इसने गढ़ी नाम का, और एक चराई नाम का टैक्स शुरू करा जो पास्चर्स पे लगता था, चरनोई पर। और एक टैक्स था किस्मत खुली टैक्स था, खुती है वो, ओके मैंने जहाँ से किताब में से लिखा है, गांवों के अंदर जो सरदार की पोस्ट हुआ करती थी उसके ऊपर टैक्स हुआ करता था, वो ख़त्म कर दिया इसने। फिर इसने 4 ऑर्डिनेंसेस निकाले आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संविधान से, कि 213 का, 123 की 213 किसका लें, गवर्नर का लें कि प्रेसिडेंट का लें? तो 4 ऑर्डिनेंसेस थे, 4 इसके मेजर आदेश माने जाते हैं। पहला है सारी फ्री लैंड्स ले लो, रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा है स्पाइस सिस्टम और तगड़ा कर दो। तो बलबन का स्पाइस सिस्टम ऑलरेडी मौजूद था, उस बलबन के स्पाइस सिस्टम को और तगड़ा कर देता है। दारू पीना बंद कर देता, बलबन ने भी किया था, सो बलबन का ही ये कंटिन्यूएशन में चलता है। और साथ ही साथ में ये बोलता है कि अब आप लोग नोबल्स जितने भी हैं, आप लोग मीटिंग नहीं कर सकते, पार्टी नहीं मना सकते, क्योंकि पार्टी मनाओगे मेरे खिलाफ षड्यंत्र करोगे, सब बैन कर देता है। बोले रिश्तेदारी नहीं कर सकते आप एक दूसरे से। ये भी बलबन वाली कंसेप्ट है एक्चुअली, कि अगर आपको एक नोबल को दूसरे नोबल के साथ शादी करवानी है परिवारों के अंदर, तो उसको परमिशन लेना पड़ेगी, ताकि षड्यंत्र, क्योंकि सारा खेल षड्यंत्र का चल रहा था एक को हटाने का। तो यहाँ स्टेट का फॉर्मेशन कैसे स्टैब्लिश होगा, ये इनसे निकलता है कि ये सारी चीजें स्टेट को स्टेबल करने के लिए, कि राजा के अंदर ये डर नहीं रहा कि मेरे पास इंटरनल षड्यंत्र हो जाए। बाहर से युद्ध हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन अंदर ही हम युद्ध में भिड़े रहेंगे तो क्या होगा। फिर इसके 2 कंसेप्ट थे, जिसमें पहला वाला कंसेप्ट किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये किताबों के अंदर जो मैंने उसके अंदर लिख के दिया है आपको, वो बलबन का भी है और इसका भी है, लेकिन अक्सर किताबों में सिर्फ इसी का नाम लिखा जाता है। लेकिन जो मेरे पास हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो ऑथर्स हैं जैसे A.L. श्रीवास्तव हैं, उन्होंने बलबन में भी लिखा है किंगशिप नोज नो किंगशिप, जो ऑथेंटिकेटेड हमारी ऑथर्स की किताब है। देन द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि अंत के लिए कोई सा भी मीन, साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल कर लो, अंत साधना चाहिए। हिंदी क्या है इसका? साध्य और साधन से हिंदी होगा, ओके।
देन आर्मी के रिफॉर्म्स इसने शुरू करे। सबसे पहले इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई, और आर्मी जब बनाई तो क्यों बनाई? क्योंकि एक अरमान था, अरमान था कि मुझे सिकंदर बनना है, मुझे विश्व विजेता बनना है। तो उसके लिए चाहिए थे सिपाही। उनके जो असिस्टेंट साहब थे, सेक्रेटरी महोदय आईएएस उस टाइम के, उन्होंने कहा सर पहले आपको फोर्स चाहिए होगी। अच्छा लेकर आओ फोर्स। बोले सर फोर्स के लिए पैसा चाहिए होगा। बोले कोई बात नहीं, पैसा लाओ। बोले सर पैसा ऐसे नहीं आता। बोले फिर कैसे आता है? अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ है, उसे कुछ भी नहीं आता। अकबर भी अनपढ़ है, उसे भी कुछ नहीं आता। अब अलाउद्दीन खिलजी फिर बोलता है कि अच्छा। बोले सर सिपाहियों को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें खाना खाना है, उनके परिवार को खाना खिलाना है। बोले खाना खिलाने में पैसे का क्या काम है? बोले सर पैसे से ही तो आता है, तो इतना है, इतने में इतनी चीज़ मिलती है, इसलिए इतना पैसा देना पड़ता है। बोले कम कर दो। बोले कैसे करेंगे सर, वो तो इतने कीमत है। बोले कीमत का क्या है, कीमत कम कर दो। सो ही स्टार्टेड मार्केट कंट्रोल, और उसका पर्पस था सिपाहियों को कम पैसा देना पड़े। जब सामान जो बिक रहा है वो सस्ते में मिलेगा तो सिपाही का खर्चा कम हो गया। तो पर्पस उसका मार्केट रिफॉर्म इज नॉट टू रिफॉर्म द मार्केट। उसमें सोशलिस्टिक एस्पेक्ट नहीं था, वो टोटल इंपीरियलिस्टिक था। वो इंपीरियलिज्म के लिए निकला था, वो जीतने के लिए निकला था, और उसके लिए फोर्स चाहिए थे, स्टैंडिंग फोर्स, कि हाँ हम तनख्वाह दे रहे हैं, तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम हमारे लिए लड़ोगे। पहले क्या होता था, बुला लिया जाता था, अगर तुम बच गए तो हम पैसा दे देंगे। मारपीट होगी, लूटपाट मचेगी, लूटपाट में हिस्सा बढ़ जाएगा, तो लूटपाट होती थी। स्लेवरी इसीलिए थी कि स्लेव्स खरीदे जाते थे, पकड़ के ले आए, 2 स्लेव बेच दिए। सो अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म का खास मकसद ये वाला था। अब फिर ये क्या करता है, ये आर्मी के अंदर सोल्जर्स को पैसा कैश देना चालू कर देता है। देन फिर ये 2 चीजें और करता है। हमने बलबन के टाइम पे देखा था कि प्रॉब्लम हो रही थी कि प्रॉक्सी लगती थी, एक के बदले में दूसरा। जो क्लास में भी प्रॉक्सी लगती है ना, धीरे से छुप के बोल दिया टीचर तुम्हारा नाम यूं ही लिख रहा था, पीछे से आवाज आ जाती है, अब तुम कहाँ जानो, तुम गए हो तो पता चले, तुम तो यहीं थे कॉलेज समय में। अच्छा स्कूल में किया है। सो वो प्रॉक्सी होती थी, प्रॉक्सी को बलबन ने दूर कर दिया, लेकिन तब भी समस्या दूर नहीं हुई। तो इसने कहा कि अपन जो है इन्फोसिस को आधार कार्ड बनाने की जवाबदारी दे देते हैं। सो इसने आधार कार्ड बनवाया सबसे पहले, और उसका नाम दिया चेहरा। और फिर घोड़े आते थे, सो घोड़े को पहचानेंगे कैसे, घोड़ा तो बोलेगा नहीं कि मेरा आधार क्या है, आधार नंबर क्या है। सो घोड़े के ऊपर लगाने लगे दाग। दाग यानी लोहे को गर्म करते उसके निशान होते थे और वो लगाए जाते थे। तो 2 निशान लगते थे। पहला निशान होता था कि घोड़ा किसके अंडर में है, और दूसरा होता था कि अलाउद्दीन खिलजी का है। यानी एक तो एम्परर का लगता था अलाउद्दीन खिलजी एज अ सुल्तान का, और दूसरा वो किसके अंडर में उसका लगता था। तो बंदा चेक करता था, पता चला कि कहीं का भी घोड़ा ले आए तो 2 होना जरूरी है। हाँ भैया अलाउद्दीन का है, और दूसरा हाँ इसका पैसा जाएगा और उस खाते में जाएगा। तो यहाँ से रेवेन्यू के अंदर जो घपलेबाजी पहले होती थी, करप्शन जो होता था कि एक बंदे ने 2 जगह ले लिया, एक घोड़े ने 2 जगह ले लिया, 3 जगह ले लिया पैसा, वो खत्म हो गया। सो दाग और चेहरा इसने इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट आर्मी इसने इंट्रोड्यूस करी, और पैसा कैश में देना चालू करा। इसलिए पैसा रेवेन्यू कैश में लेना चालू करा। कैश में लेना है और कैश में देना है। अब इतना खतरनाक टैक्सेशन का सिस्टम था इसका कि मार्केट के अंदर, अब इसने कहा कि मार्केट में तो ईमानदारी चाहिए। अब ईमानदारी कैसी होगी, तो उसने एक ऑफिस बनाया शाहाना, कहाँ लिखा है या नहीं लिखा, शाहाना ऑफिस, और इसके अंदर एक बंदा रखा दीवानी रियासत। ये दीवानी रियासत मेन था, मेन ऑफिस था दीवानी रियासत, यानी मिनिस्टर दीवानी रियासत। उसके अंदर एक ऑफिस था डिपार्टमेंट शाहाना ऑफिस, और उसके अंदर इन्होंने नायब ए रियासत नाम का एक पोस्ट खड़ी करी, और उसके नीचे खूब सारे ईमानदार ऑफिसर्स की पोस्टिंग करी। ये कहते हैं कि उस समय अगर आप अनाज की मंडी में हो और आपने अनाज लिया है और आपको पता चल गया थोड़ा सा कि ये वजन में कम है, वहाँ पर सरकारी तराजू लगा रहता था, सरकारी तौल काटा, उसमें जाके आप नपवा लो। सारा स्टैंडर्डाइज था, सारे नाप स्टैंडर्डाइज करा दिए थे इसने। अगर उसमें ज़रा सा कम हुआ, जो तौल है उससे कम निकला, तो जिस व्यक्ति से खरीदा गया होता था उसका जिंदा आदमी का मांस काट लेते थे, उतना यह सज़ा थी। सो स्ट्रिक्टनेस की वजह से ईमानदारी आ गई थी लोगों के अंदर, और प्राइसेस वेयर कंट्रोल्ड। लेकिन वहीं पर यह याद रखना कि यह सिर्फ दिल्ली वाले एरिया के अंदर था, ऑल ओवर इंडिया नहीं था। ऑल ओवर इंडिया ये इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाया, क्योंकि इसका खजाने के अंदर वहीं से पैसा बहुत आने लगा था। 50% किसे कहते हैं यार, 50% रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का 50%, यानी बंदे ने गेहूं उगाया, 10 कुंटल गेहूं निकला है, 5 कुंटल सरकार ले जाएगी। अब बचा 5 कुंटल में करेगा क्या, वो सिर्फ खाना खाता था। सारे राजाओं में थ्रू आउट यही काम रहेगा। आज एग्रीकल्चरल रेवेन्यू न के बराबर है। क्यों भैया, कितने रुपए की तोजी भरते हो? नहीं, बहुत ही कम थोड़ी बोल रहे हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, कितनी भरते हो सालाना? आज ये है हमारा।
तो हम लोग उस पैटर्न को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला जो रेवेन्यू का काम होता था, जमीन से आता था, तो भैया 20 रुपए तुम भरते हो रवि जी, तो तुम्हारी जमीनें बहुत हैं यार, है रवि। सो यहां ये काम हो गया। अब इन्होंने 3 मार्केट बनाए, एक मार्केट था अनाज का, एक मार्केट था कपड़ा का, और एक मार्केट था जानवर और स्लेव्स का। 3 मार्केट थे और इनके नाम थे सराय अदल। इन मार्केट्स को कहा। एक और प्रिंसिपल था कि आप कालाबाजारी नहीं कर सकते, आप होल्डिंग नहीं कर सकते, जो जमाखोरी होती है आप जमाखोरी नहीं कर सकते थे। देन यहां तक कि प्राइसेस को, अकाल भी अगर पड़ा तो अकाल के अंदर भी प्राइसेस को लिबरेट नहीं किया, प्राइसेस उतनी ही रहीं। और इस बंदे ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू किया था, राशन की दुकानें चालू करी थी लोगों तक पहुंचाने। डेंगू का स्प्रे वो आवाज तो ऐसी थी मगर इस बार चल नहीं रही है। इन्होंने कहा जाता है कि 12, 13, 14, 15 पता नहीं कितने मंगोल अटैक्स को झेला था। इस टाइम पर मंगोल्स बहुत पावरफुल थे। 3 मेजर अटैक्स हैं, जिनके 3 मेजर अटैक 1296 से लेकर 1308 तक लगातार अटैक्स हुए हैं। पहला जो मेजर अटैक कहा जाता है 1297 का, जिसमें मंगोल सीरी फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा मेजर अटैक था 1299 का, जिसमें बैटल ऑफ किली कहलाती है वो। इसमें जफर खान था अलाउद्दीन का सेनापति जो मारा जाता है। और 1303 के अंदर फिर से अलाउद्दीन को घेर लिया जाता है सीरी फोर्ट में 2 महीने के लिए। यहां पे यह भी कहा गया है कि अलाउद्दीन ने यहां पैसा देके अपने आप को छुड़ाया था, इट्स अलेजेड कहा गया है। और फाइनल जो अटैक था वो 1308 का था। इसने बहुत सारी जगहों पे फोर्ट्स बनवाए, स्पेशली जो बलबन का काम था या पहले वाले लोगों का काम था कि 2 फोर्सेस खड़ी कर रखी हैं, फोर्ट्स बन रहे हैं। इसने वापस उन फोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करा पंजाब में, मुल्तान में, सिंध में। और इनका जो पोस्ट वहां पे दिया जाता था, हिज टाइटल वाज वार्डन ऑफ मार्चेस। इसका टेक्निकल नाम देखना क्या है। और इस टाइम जो वार्डन ऑफ मार्चेस था वो था गाजी मलिक। और ये गाजी मलिक बाद में बहुत उत्पात करेगा। हाँ, जफर खान मारा जाता है, नुसरत भी मारा गया होगा, हो सकता है। अब इसने जो अपनी पॉलिसीज बनाई थी उसका एक ही नजरिया था कि मुझे तो राज करना है, इंपीरियलिज्म था। अब इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को अपनाते हुए इसने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के एक्सपीडिशंस करे। सो नॉर्थ इंडिया में पहला तो इनका था गुजरात का। गुजरात जब ये जीत जाते हैं 1298 में, सब बघेला करण को हरा देते हैं और तब ये बनवाता है अलाई दरवाज़ा गुजरात विजय के ऊपर। और उस टाइम दिल्ली का बहुत बड़ा दरवाज़ा था वो अलाई दरवाज़ा। देन फिर 1301 में ये हमीर देवा को हराता है रणथंभौर में। हमीर देवा पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। देन मेवाड़ को 1303 में हराता है, मालवा को 1305 में, दैट इज राजा हरनंदा। और 2 राजा हुए हैं क्योंकि लड़ाई चलते चलते दो हैं इसमें, कल बात करें। महालक देव सेकेंड है। देन सिवान के ऊपर और फिर जालौर के ऊपर। जब ये गुजरात के अंदर अटैक होता है तो इसके सेनापतियों को एक गुलाम के बारे में पता चलता है कि वो गुलाम 1000 दिनार में उस टाइम पर बिक रहा है। तो पता करते हैं भाई क्यों है। तो वो एक हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम था, मलिक काफूर जिसको नाम दिया गया। और चूंकि 1000 दिनार में उसे ख़रीदा गया था इसलिए उसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं। इसको यहाँ से परचेज करके अलाउद्दीन के पास भेजा जाता है। अलाउद्दीन थोड़ा सा वो रहता है भैया 1000 दिनार में क्या है ऐसा। फिर यही वो बंदा रहेगा मलिक काफूर जो पूरे इंडिया को इसके पैरों के नीचे ला के रख देगा। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, छक्का, यूनिच। चलो आगे। साउथ इंडिया के अंदर देवगिरी पे वापस अटैक्स होते हैं, 2 बार अटैक होते हैं। क्यों? अच्छा, 2 बार होते हैं। राजा रामचंद्र देवा, राया रायान, फिर इनका पुत्र रहता वो। फिर तेलंगाना पे अटैक होता है, राजा प्रताप रुद्रा, द्वार समुद्रा 1310, होयसला, वीर बल्लाल थर्ड। पांड्यास 2 भाई थे, सुंदर पांड्या, वीर पांड्या, इन दोनों के बीच में झगड़ा रहता है। एक कल हिस्ट्री में पढ़ रहा था थोड़ा सा, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। हमारे यहाँ जब कन्फ्लिक्ट चला करती थी सल्तनत के अंदर तो एक सुल्तान गया था मंगोलों से मदद मांगने। नहीं, इस टाइम नहीं, पहले दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनास्टी के अंदर एक सुल्तान गया था मंगोलों से मदद मांगने और बहुत दूर गया था वो मैं तुमको फिर से दूंगा, भूल गया हूँ मैं उसको, क्योंकि ऐसी नींद में पढ़ रहा था। ऐसे मैं दूंगा उसको निकाल के दूंगा। यस भाई साहब, ये वही है। अब जाग गई नगर निगम के यहाँ डेंगू फैल रहा है। ओके, देवगिरी फिर से लड़ाई होती है जिसमें शंकर देवा जो
राजा रामचंद्र के पुत्र थे, ये रिबेल कर देते हैं, फाइनली ही वॉज किल्ड। तो ये नॉर्थ के और साउथ की वो डायनास्टीज़ हैं जो इस टाइम पर अवेलेबल हैं, और अलाउद्दीन खिलजी इन सबको ख़त्म करेगा। साउथ इंडिया के अंदर रामेश्वरम जो आइलैंड है वहाँ तक इसकी फोर्सेस पहुँची थी। इतने साउथ में औरंगज़ेब की भी फोर्सेस नहीं गई थी, जबकि औरंगज़ेब का पावर बहुत बड़ा था, इससे ज़्यादा बड़ा था। लेकिन जो फोर्सेस से जीतने वाला काम है वो इसने करा था, और बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर इसने निपटा दिया था ये सारा काम। आर्ट, कल्चर और सोसाइटी के अंदर इसने पोएट्स को काफ़ी पैट्रोनाइज किया। आमिर खुसरो इसके कोर्ट में थे, मीर हसन दहलवी थे। आमिर खुसरो इसके कोर्ट पोएट थे और कोर्ट म्यूजिशियन भी थे, इसलिए इनको यहाँ टाइटल इसी ने दिया था ना, तूतिए हिंद, कि बाद में मिला है तूतिए हिंद? हाँ, तूतिए हिंद किसने दिया है आमिर खुसरो को टाइटल? उसको सर्च करना। एंड अलाउद्दीन खिलजी वॉज लिबरल टूवर्ड्स हिंदूज। पहले जैसा काम नहीं था कि फैनेटिसिज्म चलेगा। बलबन का मामला भी ऐसे ही था, बलबन ने भी रिलीजन को थोड़ा सा अलग हटाया था, अलाउद्दीन ने भी रिलीजन को अलग हटाया था। अलाउद्दीन खिलजी गे और स्ट्रेट दोनों था। सो एक सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के अंदर इन्होंने जो एक नींव रखी थी वो नींव इनके बच्चों में भी मिलेगी। सो लिबरल थॉट थे भैया के उस टाइम पे, एलजीबीटी को प्रमोट करने वाले। अलाई फोर्ट बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाया। अलाई दरवाज़ा अभी हमारे पास सर्वाइविंग डोम है, सबसे पहले बनी हुई सर्वाइविंग डोम मॉन्यूमेंट है। पहली डोम नहीं है, पहली डोम जो बनी वो सारी गिर गुरा गई, लेकिन ये सर्वाइव करती है आज भी। सो पहला डोम स्ट्रक्चर है इसका जो अभी भी सर्वाइव्ड है, और हॉर्स शू आर्किटेक्चर है, हॉर्स शू आर्किटेक्चर दिया है इसने। 1000 खंभों का एक महल बनवाया था जिसे कहा जाता है 1000 सुतून पैलेस। फिर एक और मॉस्क बनवाई थी, जमात खाना मॉस्क। सिटी ऑफ सीरी जो फोर्ट सीरी है वो बनवाया था इसने मंगोल इन्वेजन से बचाने के लिए। हौज़ अलाई खास नाम का एक तालाब बनवाया था, और मंसूर फोर्ट के बारे में भी कहा जाता है कि इसने बनवाया है। और भी हो सकता है चीज़ें हो जो हमारी नज़रों से अभी चूकी हुई हैं, क्योंकि छोटी हिस्ट्री की जो छोटी छोटी जगह पे काम होते हैं वो नहीं आते, वो हिस्ट्री पढ़ाई गई उनको एग्जाम में। पद्मनी का एक एपिसोड हुआ था राणा रतन सिंह चित्तौड़ के। आमिर खुसरो के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आमिर खुसरो ने कहीं ना कहीं ऐसा हिंट दिया है कि, कहीं लिखा नहीं है मैंने इसमें, नहीं यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिख दिया है, प्लॉट टेकन फ्रॉम खुसरोस खजाइन उल फुतुह। बेसिकली होता यह है कि खुसरो ने लिखा है, एक क्वीन थी शीबा और एक किंग थे सोलोमन। तो सुलेमान, अच्छा हाँ सुलेमान, ठीक है। तो जो ये सुलेमान किंग थे, इनकी क्वीन थी शीबा। उस तरह से उसने खजाइन फुतुह के अंदर लिखा है, हिंट दिया है। इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन हेयर। सो इसको हम लेजेंड मानते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट नहीं मानते, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 200-225 साल बाद इसको लिखा है, टू बी वेरी प्रिसाइज 200 एंड, यहाँ नहीं है, कल के नोट्स में देता हूँ। मंसूर और नीमच में आज भी बिस्वा सिस्टम ओपीएम के लिए चलता है। ओके, थैंक यू रवि, वेरी गुड, थैंक यू, कीप इट अप। सो मलिक मोहम्मद जायसी 200 एंड समथिंग ईयर्स के बाद इसको लिखता है, और सारे ऑथर जिन्होंने भी पद्मावती के बारे में लिखा है वो उसको सोर्स बना के लिखा है। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इंपीरियलिस्टिक, पावरफुल और ऑटोक्रेटिक स्टेट बनाया था इसने। ये लास्ट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। imperialistic, powerful and autocratic state was built through powerful army and market price control, confiscating all lands. So that is